हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम देवशीष है और आज हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 57। पहला सवाल पूछा है मिस्टर जीडी अग्रवाल जी ने। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को L4 की सर्जरी हो और L4 सर्जरी के बाद फिक्सेशन किया जाए तो उसके बाद लाइफ कैसी रहेगी, स्पेशली अगर कंप्रेशन फ्रैक्चर है। तो देखिए, फ्रैक्चर के बाद यदि पैरों में कोई कमज़ोरी नहीं आई थी, खाली फ्रैक्चर था और उसके लिए फिक्सेशन किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने में कोई समस्या आएगी, प्रोवाइडेड आपका फ्यूजन अच्छी तरह हो गया। फिक्सेशन जो स्पाइन का होता है उसका फाइनल एम हमेशा फ्यूजन होता है। सर्जरी में स्क्रू पेच लग गए, हड्डी जुड़ गई, तो आप नॉर्मल लाइफस्टाइल बहुत अच्छी तरह बहुत कंफर्टेबली जी सकते हैं। आपके जो डेली रोज़मर्रा के काम हैं वो आप कर सकते हैं। हालांकि आप कितने कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं, जैसे ज़मीन पे बैठना, इंडियन टॉयलेट पे जाना, एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट योगा पोस्चर्स करना, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि फिक्सेशन कितना बड़ा था, शॉर्ट सेगमेंट था, लॉन्ग सेगमेंट था, और आपकी बोन क्वालिटी अभी कैसी है। ये सब बातें आपके डॉक्टर आपको डिटेल में बताएंगे जिन्होंने आपकी सर्जरी की है। इन सब बातों में और अपनी आगे की लाइफस्टाइल से रिलेटेड जानकारी आप सबसे अच्छा है जो जिन्होंने सर्जरी की है उनसे लें। बट फिर भी मोटी मोटी लाइफस्टाइल अच्छी रहती है L4 फ्रैक्चर के बाद। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या आनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है शुभम ने पूछा है कि जब हम सर्जरी करते हैं तो साथ में न्यूरोसर्जन होते हैं क्या? तो ऐसा रेगुलरली नहीं होता कि हमें न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़े। न्यूरोसर्जन्स बहुत हाईली ट्रेंड होते हैं ड्यूरल जो एरिया होता है, ये जो थीकल सैक होता है या नसों का जो कवर होता है उसके अंदर काम करने के लिए। उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है नर्व्स के अंदर काम करने के लिए और ब्रेन के अंदर काम करने के लिए, ये उनकी स्पेशलिटी होती है। तो जब हम किसी ऐसी सर्जरी में काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें नर्व को काट के खोलना होता है, ड्यूरा के अंदर छेद करना होता है, जैसे कि कोई ट्यूमर निकालना है, तो ऐसे केस में कभी कभी न्यूरोसर्जन्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। पर ज़्यादातर केसेस में न्यूरोसर्जन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सिंपल बोन डिस्क की सर्जरीज होती हैं जिसमें एक ट्रेंड स्पाइन सर्जन बहुत हाईली क्वालिफाइड होता है करने के लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल ट्रेनिंग ही स्पाइन की है। तो हम लोगों को रेगुलरली ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ऐसे केसेस जिसमें ट्यूमर है या पेशेंट को चोट लगने के बाद नर्व इंजरी हो गई, वो पैरालाइज पड़ा है और ड्यूरा फटा हुआ है, ऐसे केस में कभी कभी न्यूरोसर्जन्स को बुलाया जा सकता है। ऐसे ही जब भी किसी की सर्जरी हमें स्पाइन की आगे से करनी होती है तो चेस्ट खोलना पड़ता है, तो ऐसे में चेस्ट वाले सर्जन, जो हार्ट वाले सर्जन होते हैं, CTVS जिनको कहते हैं, उनको बुलाया जा सकता है। कभी कभी पेट से सर्जरी आगे से स्पाइन करनी होती है, उनके केसेस में कभी कभी जनरल सर्जन या जो पेट के गैस्ट्रो सर्जन होते हैं उनको बुलाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि कोई और स्पेशलिटी की चीज़ अगर इन्वॉल्व हो रही है तो उसके केस में दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। लेकिन रेगुलर स्लिप डिस्क, हर्निएशन, स्पॉन्डाइलोलिसिस, TB स्पाइन, इन सब के केसेस में नॉर्मली न्यूरोसर्जन्स स्पाइन सर्जन के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रभाष प्रसाद जी ने ये पूछा है कि आर्टिफिशियल डिस्क है वो कितना काम करती है, और विदेशों में तो उसको बहुत लगाया जाता है बट इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है। प्रभाष जी, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं है इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बहुत रेगुलरली अवेलेबल है, बहुत रेगुलरली ये सर्जरी की जाती हैं और लगभग सारे स्पाइन सर्जन्स इसमें करते हैं। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि ये बहुत इजी सर्जरी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन है वैसे ही ये होता है, कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए इस सर्जरी को करने के लिए। पर बात यह है कि इसका सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स बहुत कम है। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें आप ये सर्जरी करो और आप बेटर रिजल्ट दे पाओ एज कम्पेयर टू फ्यूजन सर्जरी। बहुत ही यंग पेशेंट्स जिनको डिस्क हुआ है और जिनमें आप फ्यूजन अवॉइड करना चाहते हो और जिनमें आप आगे से सर्जरी करना चाहते हो, ऐसे केसेस में ही आप ACDF करते हो। मेरे केसेस में मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है फ्यूजन करने की, पड़ती है मतलब ये मानिए कि साल में 2 या 3 या 4 फ्यूजन्स में करता हूँ, 3 या 4 आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट्स में करता हूँ, पर 4-5 केस से ज़्यादा नहीं करता। मतलब ये मान लीजिए 2 महीने में या 2.5 महीने में एक केस, क्योंकि मेरे केसेस में अगर किसी को डिस्क है और उसको हाथ में दर्द आ रहा है तो मेरे पास एक सबसे अच्छा हथियार है एंडोस्कोप। तो मुझे आगे से इतना बड़ा सर्जरी करके गले के बगल से जाके इतना सारा कॉम्प्लेक्स काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पीछे से एक छोटा सा होल बना के, जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ही नहीं है, जैसे आगे से आप जाओ तो आपको
ट्रैकिया मिलेगा सांस लेने वाला, फिर उसके बाद आपको मतलब कैरोटिड वेसल्स मिलेंगी जो कि ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन के आसपास के एरिया की, फिर उसके बाद आपको ईसोफेगस मिलेगी जो कि खाना नीचे ले जाने का सिस्टम होता है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आते हैं जिनको आपको हटाना पड़ता है हड्डी तक पहुंचने के लिए। और पीछे से जाते हैं तो स्किन के बाद थोड़ी सी मसल और उसके बाद सीधे हड्डी आ जाती है, तो पीछे से सर्जरी करना बड़ा आसान होता है। और हम लोग जब हम डिस्केक्टमीज करते हैं पीछे से तो वो बड़े आसानी से पॉसिबल हो जाती हैं। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं कि एंडोस्कोप के आने से पहले, और स्पेशली जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड लड़के हैं एंडोस्कोपी जो कर रहे हैं, वही सर्वाइकल एंडोस्कोपी करते हैं। जो लोग एंडोस्कोपी करते भी हैं स्पाइन के, वो सारे के सारे लोग ट्रेंड नहीं होते लंबर एंडोस्कोपी में। तो जो सर्वाइकल एंडोस्कोपी में, तो लंबर एंडोस्कोपी बहुत लोग करते हैं या फिर कमर की एंडोस्कोपी बहुत लोग करते हैं, लेकिन गर्दन की एंडोस्कोपी, सर्वाइकल एंडोस्कोपी बहुत कम लोग करते हैं। जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं वही करते हैं। तो मेरे लिए, क्योंकि मैं रेगुलर एंडोस्कोपी करता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा आसान है सर्वाइकल एंडोस्कोपी करके डिस्क निकाल देना। तो कोई इतना चीरफाड़, ना काटपीट, ना कोई इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत, और स्पाइन एब्सोल्युटली नेचुरल बनी रहती है। तो मेरे को डिस्क रिप्लेसमेंट बहुत कम करना पड़ता है। बट जहाँ पर एंडोस्कोपी नहीं होती वहाँ पर डिस्क रिप्लेसमेंट ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि यूएस में और कई सारे कंट्रीज़ में डिस्क रिप्लेसमेंट बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पर एंडोस्कोपी होती ही नहीं, बहुत कम होती है। अगर आप यूएस में हैं और आपका काम एंडोस्कोपी से चल सकता है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका फ्यूजन या आपका डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाएगी, जिसके कि रिजल्ट्स कभी भी एंडोस्कोपी जितने अच्छे नहीं हो सकते। हालांकि मैं ये बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि जिस पेशेंट को फ्यूजन की ज़रूरत है उसका काम ना तो फिर डिस्क रिप्लेसमेंट से चलेगा और ना ही एंडोस्कोपी से। जिस पेशेंट को पोस्टीरियर बाइट डिकम्प्रेशन की ज़रूरत है उसका काम ना एंडोस्कोपी से चलेगा, ना डिस्क रिप्लेसमेंट चलेगा, ना ACDF से चलेगा। तो पेशेंट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका स्पाइन सर्जन आपको डिटेल में देखे, समझे और वो टेक्निक से सर्जरी करे जिससे वो वेल वर्स्ड है, ना कि आप उसको गाइड करें। तो उस केस में रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि वो जिस पे कॉन्फिडेंट है वो आपके लिए करेंगे। मैं एक सवाल पूछा है शारिक मलिक ने, उन्होंने पूछा है कि उनको ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिसिस है बहुत दिनों से, ऐसे केस में उनकी बॉडी वीक पड़ गई है। तो शारिक सर, कुछ कन्फ्यूजन ये है कि आपने ये बताया नहीं कि जो ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिसिस है वो सर्वाइकल स्पाइन का है कि लंबर स्पाइन का है। अगर गर्दन में है तो आपकी पूरी बॉडी वीक पड़ सकती है, लेकिन अगर कमर में है तो होल बॉडी वीकनेस इसमें नहीं आ सकती। अगर गर्दन में है और आपको स्पॉन्डाइलोसिस हो रही है और माइलोपैथी या माइलोमलेशिया या कॉर्ड में कंप्रेशन है, तो आपको सर्जरी करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अगर लंबर में है तो देखना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा सिम्टम नहीं है तो आप सर्जरी से बच भी सकते हैं। आपको बहुत एक्सट्रीम पेन नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक चल रही है, तो ज़रूरत नहीं है सर्जरी करी जाए। हालांकि अगर ये बढ़ रही है और आपका दर्द एक्सट्रीम है या आपको वीकनेस है तो फिर सर्जरी प्लान की जा सकती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर अवीसा पाता निज़ाम जी ने, उनको L4 L5 में डिस्क बल्ज है और शायद वो डिफेंस में काम करते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने दवाई भी खा ली, उन्होंने फिजियोथेरेपी लिया, एक्सरसाइज किया, ओजोन इंजेक्शन लगाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। देखिए सर, अगर ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो इसी के केस में हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप चाहें तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या ओपन स्पाइन सर्जरी, जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर आपको सेफली रिकमेंड करें वो आप कराएं, सर्जरी की तरफ आगे बढ़ें और ठीक हो जाएं। और आजकल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज काफ़ी अच्छी होती हैं। एंडोस्कोपी मेरी फेवरेट है क्योंकि ये बहुत छोटे चीरे की होती है, इसमें ब्लड लॉस नहीं होता और पेशेंट एक दिन में ही ठीक होने लगता है। पर ये अच्छा है कि आपके डॉक्टर जिसमें कंफर्टेबल हो वो सर्जरी आप चूज़ करें, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो माय फ्रेंड्स, हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी बातें मैं बता पाया हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो मेरे से पूछिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो मेरे फ्यूचर के आस्क डॉक्टर देवाशीष एपिसोड्स में आए। थैंक यू वेरी मच।